और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाढ़ की। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ से अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 162 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है, जबकि अब भी लापता हैं। तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर से आई हर एक तस्वीर भयावह है, डरा देने वाली है। और किस तरह से अलग अलग तस्वीरों में नजर आता है कि ताश के पत्तों की तरह जो इमारत है वो ढहती चली जाती है, बहती चली जाती है। लोग अभी तक लापता हैं। नेपाल से आई तस्वीरों में सिर्फ विनाश ही विनाश नजर आ रहा है और करीब 30 फीट तक ऊपर आए बाढ़ के पानी के तेज बहाव में घर, गाड़ियां, सरकारी इमारतें आ गए हैं। पानी की खौफनाक रफ्तार के आगे सब कुछ बेबस नजर आया। जो भी सैलाब के रास्ते में आया सब कुछ तबाह हो गया। तिनके की तरह सब कुछ पानी में बह गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला विनाशकारी पानी का सैलाब में नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों का रौद्र रूप दिखाई दिया है। शुरुआत में माना जा रहा था कि अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चीन की तरफ लहंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा था और इसी लैंडस्लाइड से 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ और इसके बाद लहंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो तबाही को बयां कर रही है। खौफनाक मंजर के बाद दर्द बेहिसाब है, चारों ओर चित्कार है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ में अब तक 19 पुल तबाह होने की खबर है। करीब 40 किलोमीटर सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। तो तबाही की तस्वीरें लगातार आपने देखी हैं और तबाही का बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबे को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा कर ले गया, जहां 33 शव बरामद किए गए। आपको बता दें कि राहत कर्मी लगातार जुटे हुए हैं और राहत कर्मी खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच में मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी इस बाढ़ की चपेट में आए। नेपाल में लापता लोगों में 466 विदेशी, 113 नेपाली शामिल हैं, जिनमें 133 भारतीय और 37 एनआरआई भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए किस तरीके की कोशिशें यहां लगातार की जा रही हैं। आपको बता दें कि लोगों को बचाने की जो कोशिश है लगातार की जा रही है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए नेपाल सरकार ने लगभग 30 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। वहीं त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सुबह करीब 6:30 बजे से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अतिरिक्त बचाव के लिए 20 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए, जबकि 10 हेलीकॉप्टर पहले ही प्रभावित और आसपास के इलाकों में भेजे जा चुके हैं। खराब मौसम और मुश्किल रास्तों के कारण जहां सड़क से पहुंचना संभव नहीं है, वहां हेलीकॉप्टर से बचाव यहां किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको बता दें कि सैलाब शुरू कहां से हुआ और कैसे जिंदगी का ये काल बना। चितवन, धादिंग, रसुआ, नुवाकोट में जल प्रलय हुआ, लोगों की जान चली गई। राहत बचाव का कार्य जारी है, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। राहत बचाव के लिए दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम भारत का है। भारत ने कल ही मदद का हाथ बढ़ाया, राहत सामग्री पहुंचाई गई। दूसरे देश भी नेपाल पर आई इस त्रासदी में साथ हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में इस त्रासदी का भारत में मुख्य रूप से बिहार की गंडक नदी और उससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी नदियों में दिखने की पूरी आशंका है।
नेपाल से करीब 3 मीटर ऊंची फ्लड वेव आने का हाई अलर्ट बिहार के इन इलाकों में जारी किया गया है। खासतौर पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में खास सतर्कता बरती जा रही है। कल ही सीएम सम्राट ने ऐलान भी किया। सीतामढ़ी और शिवहर पर भी नजर बनी है। नेपाल का पानी त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक तक पहुंचेगा। इसके बाद बिहार के निचले इलाकों में पानी बढ़ेगा। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि एकदम सटे हैं बॉर्डर से। नेपाल के जल प्रलय का बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर ये वो इलाके हैं जहां इसका सीधा असर पड़ेगा। नेपाल में इस त्रासदी के बाद में भारत हाई अलर्ट पर है। कल से ही बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो गंडक नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हर साल भी नेपाल की वजह से ही यहां बाढ़ आती है और इस बार तो त्रासदी है। यूपी बिहार के सीमावर्ती जिले अलर्ट पर हैं। राज्य सरकारों ने रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के 6 जिलों में बाढ़ का खतरा बरकरार है और यूपी के 4 जिलों में यह खतरा लगातार बना हुआ है। और इसीलिए आप देखिए, लोगों को विस्थापित करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। बार बार लोगों से इस बात की भी अपील की जा रही है कि जो निचले इलाके में खास तौर पर बिहार से जुड़े हुए, वहां से वो निकले और किसी ऊंचे स्थान पर जाएं। उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि अगर ये पानी इतनी ही स्पीड से आया और हाई वेव के साथ आया तो ये पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी सीएम सम्राट से तत्काल बातचीत की गई और केंद्र सरकार ने हर संभव मदद देने का भरोसा भी मुख्यमंत्री को दिया कि आप एक्शन प्लान बनाइए, किस तरीके से लोगों को वहां से हटाना है, कैसे ये तैयारी करनी है, ये सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित सही समय पर निकाला जाए। 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ हैं, राजकुमार गिरी वाल्मीकि नगर बैराज बिहार से जुड़े हुए हैं, सागर शुक्ला भी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले सर्वेश का रुख करते हैं। सर्वेश, जिस तरीके से कल से सिलसिला जारी है, गृह मंत्री ने सीएम से बात की, सीएम सम्राट लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्या अपडेट है, कैसी तैयारी हो रही है बिहार में इस समय? देखिए, मुख्यमंत्री खुद इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आकांक्षा, और जो तस्वीरें हैं वो एक तरह से कहा जाए तो जो खौफनाक रात थी वो बीत चुकी है। जो बिहार के लोगों के लिए खौफनाक हो सकती थी वो रात बीत चुकी है और खौफ के साए में हालांकि लोग ज़रूर जी रहे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो राहत भरी खबर है, क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी का जो बहाव है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। रात में तकरीबन 1.5 लाख के आसपास, 11 बजे के आसपास 1.5 लाख क्यूसेक पानी का जो है वो डिस्चार्ज था, लेकिन उसके बाद यह डिस्चार्ज घटता गया और सुबह करीब 88,000 के आसपास ये डिस्चार्ज हो गया। फिलहाल अभी 1,04,000 के आसपास डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन माना यही जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो है रफ्तार कम होगी, क्योंकि पानी जो है निकल चुका है। तिब्बत में भूस्खलन हुआ, भूस्खलन की वजह से वहाँ भोटे कोसी नदी में बाढ़ आई और उसके बाद मलबा और सिल्ट उसके साथ आया और उसने नेपाल में भारी तबाही मचाई। लेकिन जब ये बात सामने आई तो बिहार सरकार तत्काल अलर्ट पे आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया। जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम अधिकारियों को मुस्तैद किया गया। सभी की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। बिहार के जो तमाम जो इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हो सकते थे, चाहे वो कोसी का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो, मिथिला का इलाका हो या फिर चंपारण का या सारण का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों को अलर्ट पर रखा गया और तमाम इलाकों के जिलाधिकारियों को कहा गया कि आप हर स्थिति पर नज़र बनाए रखिए और किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से त्रासदी बिहार में नहीं होनी चाहिए, इसका खास इंतजाम कीजिए। और एक तरह से कहा जाए तो एक मॉक ड्रिल की तरह माना जा सकता है कि एक मॉक ड्रिल बिहार सरकार की तरफ से कर लिया गया इस बहाने। और हालांकि खतरा बहुत भीषण था, लेकिन खतरा फिलहाल टल चुका है। जो जानकारी मिल पा रही है उसकी वजह से अभी जानकारी यही आ रही है कि नेपाल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तकरीबन 15 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हुए हैं। 15 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाई में रखा गया है, क्योंकि सड़कें तबाह हो गई हैं, वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो इलाका है वो पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है और जो नदी का जो दायरा था वो भी काफी संकीर्ण है, जिसकी वजह से और राजकुमार गिरी का भी रुख कर लेते हैं। बैराज, वाल्मीकि नगर बैराज वो मौजूद हैं। राजकुमार, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है वहां से? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल की जो निश्चित तौर पर उसके बाद अब की स्थिति काफी सामान्य हो चुकी है, क्योंकि यह जो वाल्मीकि नगर बैराज मैं दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले इस दृश्य को दिखाना चाहूंगा, जो कि पानी का फ्लो हालांकि काफी तेज है, लेकिन जो
वाटर लेवल है वो काफी डाउन हो चुका है। जिस प्रकार से शाम की बात करें, रात में 1.5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस समय जो तटीय इलाके थे, निचले क्षेत्र से, कहने के लोगों में डर था, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने इसको मैनेज किया और जिस प्रकार से इसका पानी का जलस्तर है जो वो कम होने लगा है। अभी की बात करें तो अराउंड 1 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा गया है, जो कि औसत दिनों में ऐसा होता है। तो निश्चित तौर पर जो भय था, जो डर था, वो खतरा कहने की टल चुका है। लेकिन इस नदी, इस बैराज से जो पानी का फ्लो वो काफी तेज है, जिसके चलते अगर हम बात करें यूपी और बिहार, चूंकि यह जो क्षेत्र है यूपी और बिहार का बॉर्डर है, तो कहीं न कहीं दोनों राज्यों की जो पुलिस है यहाँ मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, और दोनों के जो क्षेत्र आते हैं निचले क्षेत्रों में जाकर जो प्रशासनिक लोग हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि कहीं न कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्थिति काफी सामान्य हो चली है और कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य किट है, बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों को पहुंचाई जा रहे हैं। जो निचले इलाके में रहे लोग हैं उनको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं, अगर हम बात करें कुशीनगर और महाराजगंज, जो कि ये नेपाल सटा हुआ इलाका है, वहां के जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो काफी डरे हुए थे। उनका कहना है कि रात भर जग के उन्होंने समय बिताया है। जिस प्रकार से जो नेपाल का भयावह तस्वीर लोगों ने देखा था, लोगों का रूह कांप उठे थे, लोगों को लग रहा था कि कहीं न कहीं यह स्थिति काफी भयावह होने वाली है, जिसको लेकर रात भर जगे लोग और इस स्थिति को मैनेज करने में लगे रहे। लेकिन अभी की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, हम वापस लौटेंगे आपके पास में। जैसा लगातार आपकी ओर से भी बताया जा रहा है कि अभी खतरा टलता हुआ दिख रहा है, गनीमत है इस बात की। सागर शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, आपकी मौजूदगी कहां पर है और किस तरीके के हालात हैं? जैसी ये सिचुएशन बिहार में मानी जा रही थी, क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल में फिलहाल दिख रहा है? जी बिल्कुल, अभी हम गंडक बैराज के पास मौजूद है। हम वही जगह पे मौजूद है जहाँ त्रिशूली नदी का जो उफान भरा पानी था, इस गंडक नदी के जरिए हमारे हिंदुस्तान के ये बिहार का जो भी क्षेत्र था यहाँ प्रवेश करता। इसको लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में थी। और मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका भी आगमन कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है। और जल संसाधन की बात करें तो जल संसाधन 24 घंटे से यहाँ अपने बुद्धि से काम दे रही थी, जिसके कारण यहाँ 36 जो फाटक थे, 36 फाटक को खोल करके अलर्ट जारी किया गया था। रेस्क्यू दल की तमाम जिला प्रशासन के द्वारा टीमें यहाँ रात भर मॉनिटरिंग की गई, ताकि अगर किसी प्रकार की बाढ़ आती है तो उसे भी राहत पाया जा सके। अच्छा सागर, जैसे राजकुमार बता रहे थे कि जो छोटे इलाके हैं वाल्मीकि नगर में, वहां से निचले इलाकों में से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, ऊंचे इलाकों में भेजा जा रहा है, राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, हालांकि अंडर कंट्रोल स्थिति बताई जा रही है। क्या इस तरह की स्थिति अब नजर आ रही है और जगह पे भी? सागर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, क्योंकि ऑल ओवर अगर बिहार की बात की जाए, बिहार में 6 ऐसे जिले जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया था, वहां पर बातचीत भी अमित शाह ने की थी, सीएम से बातचीत की थी कि किसी तरह की जरूरत होती है तो केंद्र लगातार सहायता भी देगा। अभी अगर बात करें, क्या बिहार में स्थिति कंट्रोल में है? और जो कल डर बना हुआ था कि कहीं जो बाढ़ जैसी स्थिति या बाढ़ जो है, भयानक तबाही जो नेपाल में हुई है, वो बिहार में स्थिति ना बन जाए, क्या अब उससे बाहर है बिहार? देखिए, बिल्कुल बाहर है। और देखिए, कल जो आकलन लगाया गया था उसमें इस आकलन में ये पाया गया था कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो सकता है। और 2.5 लाख क्यूसेक पानी अगर वाल्मीकि नगर बैराज से अगर छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पे बिहार के 6 जिले सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं। और इन इलाकों में तमाम जो लोग नदी के पास जो लोग बसे हुए हैं, नदी से सटा हुआ जो गांव है, जो तटीय इलाका है नदी का, उस इलाके में जो भी आसपास के गांव के लोग थे, उन तमाम लोगों को माइकिंग करके कल ही रात में उनको ऊंचे स्थानों पर भेजा जा चुका था। और कहा गया था कि पूरी रात जो है वो भयावह हो सकती है और रात में कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल था। लेकिन जिस तरीके से 11 बजे के बाद से पानी का जो डिस्चार्ज था वो कम होता गया, जिसको लेकर बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन की बात कर लें या आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, तमाम अधिकारियों ने राहत की सांस ली। और सुबह में अब जो है एक तरह से नज़र सबकी बनी हुई है कि कहीं फिर से कोई फ्लैश फ्लड की बात ना हो जाए, कहीं फिर से, क्योंकि कई राज्यों में आज भी जो मौसम विभाग है उसने पूर्वानुमान किया हुआ है कि कई राज्यों में तेज़ गरज के साथ बारिश हो सकती है, काफ़ी मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, इस तरह के भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में नेपाल में भी कुछ इस तरह की बात होती है और पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वैसी परिस्थिति में नज़र बनाए हुए अधिकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो वाल्मीकि नगर से जाने वाले भी हैं। एक कार्यक्रम है उनका अभी 11 बजे, उस कार्यक्रम के बाद हो सकता है कि वो वाल्मीकि नगर के लिए रवाना होंगे। जी
तो ये भी कहा जा रहा है। तो तमाम जो एहतियाती उपाय हैं वो कल रात में ही कर लिए गए थे, और अभी जो पानी का जो डिस्चार्ज है वो क्योंकि कम हो गया है तो खतरा माना जा रहा है कि फिलहाल टल गया है। लेकिन ये खतरा कब तक टला रहेगा ये भी एक तरह से देखने वाली बिल्कुल बात सर्वेश, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरीके की त्रासदी नेपाल में आई है वहां पर भी कोई अलर्ट नहीं था, मौसम विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की आपदा वहां पर आ सकती है या बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि बेहद मिनिमम बारिश हुई थी नेपाल में भी उस समय की अगर बात की जाए। सागर बने हमारे साथ लगातार। सागर, आप गंडक के पास में है, गंडक और कोसी दोनों पर ही खतरा लगातार मंडरा रहा था। सीएम खुद ग्राउंड पर हैं, लोगों के लिए क्या एडवाइजरी है अभी तक और कितने समय के लिए है, क्योंकि ये खतरा पूरी तरीके से टलता हुआ तो नहीं माना जा सकता अभी? देखिए, पूरी तरीके से खतरा नहीं टला है। इसी कारण से प्रशासन की जो टीम है अभी भी अलर्ट जारी की हुई है। जो गंडक नदी के समीप बचे रिहायशी इलाके में जो भी लोग हैं उनको विस्थापन करके रखा गया है। उनको फिलहाल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से सामुदायिक किचन में भोजन कराया जा रहा है। जो भी सामुदायिक भवन है और विद्यालय है उसी में उन लोगों को विस्थापन करके रखा गया है। ये जो है एहतियातन तौर पर लोगों को उस जगह से दूर रखा गया है। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए 1070 हेल्पलाइन जारी, यानी 1070 हेल्पलाइन जारी किया है। सीएम योगी के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय अलर्ट मोड पर है। भारत और नेपाल दूतावासों से राहत आयुक्त कार्यालय ने संपर्क किया और नेपाल में फंसे यूपी के नागरिकों की जानकारी मांगी गई है। महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदी के जल स्तर पर प्रशासन की पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। सीमावर्ती जिलों में प्रशासन को जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ था, लेकिन कल रात सही सुरक्षित निकली है। लेकिन अभी भी ये खतरा टला नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। नेपाल में 165 लोगों की मौत हो गई है। 579 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 466 विदेशी और 113 नेपाली नागरिक इस समय लापता हैं। देखिए, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पूरी तरीके से तबाह हैं, पुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि रोड का रास्ता बचा ही नहीं है। और इस मलबे से लोगों को निकाल पाना, जो लोग कहीं फंसे भी हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर पाना, यह भी इस समय नेपाल के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और धीरे धीरे करके देखिए, जो ऑफ द रिकॉर्ड निकलकर चीजें सामने आ रही हैं वो तो तादाद हजारों में जा रही है कि हजारों लोग मौजूद थे अलग अलग इलाकों में जो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो धीरे धीरे करके यहां सामने आ रहे हैं। और ये भी कई जगहों पर देखा गया है कि 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक बचाया भी गया है, उनका रेस्क्यू भी किया गया है। और ये कोशिशें पूरी तरीके से जारी हैं, चूंकि एनआरआई और विदेशी लोग भी काफी संख्या में वहां मौजूद थे। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, यूपी हो या बिहार हो, दोनों ही जगहों पर हाई अलर्ट हम लगातार देख रहे हैं। सीएम इस समय खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। लगातार हम आने वाले समय में देखेंगे कि मुआयना करते हुए इलाकों का नजर आएंगे। लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि खतरा पूरी तरीके से टला है? क्योंकि नेपाल में अचानक ये त्रासदी आई है, कोई अलर्ट नहीं था, और यहां पर भी हमें अभी भी आने वाले कुछ दिनों के लिए सतर्क रहना होगा। बिल्कुल सतर्क रहना होगा, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। और भूस्खलन नेपाल में किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ भूस्खलन अक्सर होता रहता है। और जितने पहाड़ी इलाके हैं, अगर वहाँ भूस्खलन होता है तो जो नदियाँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उफान होता है। और जब नेपाल में नदियों में उफान आता है तो निश्चित तौर पर उसका असर बिहार के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलता है। यही वजह है कि अलर्ट पर तमाम अधिकारियों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जाने वाले भी हैं। तमाम जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तमाम जिलों के डीएम को अलर्ट पर रखा गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो गोताखोरों को अलर्ट पर रखा गया है। जो कंट्री मेड बोट हैं उनको चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। सीधे कहा गया है कि कंट्री मेड बोट जो होते हैं, नाव जो होते हैं जिससे आमतौर पर ग्रामीण नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका परिचालन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ये तमाम एहतियाती उपाय जो किए जाने थे वो किए जा चुके हैं। हालांकि खतरा अभी टला है, लेकिन ये कब तक टला रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि बारिश हो सकती है, आज भी मूसलाधार बारिश कई राज्यों में हो सकती है, बिहार भी उसमें शामिल है।
तो ऐसी परिस्थिति में, और नेपाल में अगर भी बारिश होती है और तो वहाँ भी पानी का बहाव ज़्यादा होगा और उसकी वजह से बराज पर दबाव जब बढ़ेगा तो बराज के फाटक खोले जाएंगे। और फाटक अगर ज़्यादा खोले गए, क्योंकि 36 फाटक हैं वाल्मीकि नगर में और 56 फाटक हैं कोसी बराज पर, तो अगर 56 फाटक अगर कोसी बराज के खोल दिए जाते हैं तो कोसी में बाढ़ आ जाती है, कोसी इलाके में, जो कि मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके को भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ अगर वाल्मीकि नगर बराज की बात करें, यहाँ अगर 2.5 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा का बहाव होता है तो निश्चित तौर पे इस इलाके में भी बहुत ज़्यादा त्रासदी देखने को मिल सकती है। और इस इलाके में भी, जो कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, गोपालगंज, ये तमाम जो ज़िले हैं उसमें बाढ़ का खतरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। तो इसलिए एहतियाती जो उपाय हैं वो किए जा चुके हैं, लेकिन खतरा जो है वो किसी भी वक्त फिर से दोबारा मुंह बाए खड़ा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को अलर्ट रहने के सीधे तौर पे निर्देश दिए गए हैं, लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सागर का रुख करते हैं। सागर, जहां आप मौजूद हैं, गंडक नदी हो, नारायणी नदी, इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है अब, क्योंकि उसके आसपास के जो इलाके होंगे, निचले इलाके, वहां से लोगों को हटा तो दिया गया है, लेकिन ये खतरा कब तक रह सकता है? यानी उन लोगों को कब तक विस्थापित रखा जाएगा? देखिए, जब तक सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरा क्लियर नहीं कर दिया जाता है तब तक लोगों को ऊंचे स्थान पर रहने की अपील की जा रही है और लोग सुरक्षित जगह अपनी जान माल की क्षति को देखते हुए 24 घंटा से दूसरे जगह विस्थापित होकर रह रहे हैं, सुरक्षित जगह पे शिफ्ट होकर रह रहे हैं। अच्छा सागर, अब क्योंकि देखिए सीएम जो है वो भी दौरा करने वाले हैं, कब तक वो पहुंचेंगे? क्योंकि वो भी फील्ड पे उतरे हुए हैं, वो भी तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कोई चूक नहीं हो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। कब तक सीएम पहुंचेंगे? सीएम चंद घंटों में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पे पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पे है। सुबह से ही तैयारी की जा रही है। जब से सीएम के आगमन को लेकर सूचना यहाँ मिली है, काफी पुलिस प्रशासन है जो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और चंद घंटों में उनका आगमन यहाँ होने वाला है। वो खुद आके मॉनिटरिंग करेंगे और 36 फाटक का जायजा भी करेंगे। सागर, गंडक नदी की बात करें या नारायणी नदी, आसपास जब, क्योंकि बैराज के गेट खोले जाएंगे, पानी आएगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जब जाएगा तो आसपास के लोगों के लिए दिक्कत होगी। आसपास कितने गांव बताए जा रहे हैं और क्या इन जगहों को खाली किया गया है? गांव भी खाली किए गए हैं? देखिए, गंडक नदी से तटित करीब 2 दर्जन से अधिक गांव है जहां गंडक नदी में जब भी पानी में इजाफा होता है 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी डिस्चार्ज किया जाता है, तो यह बाढ़ प्रभावित इलाके बन जाते हैं। इन 2500 गांव के लोगों को ऊंचे स्थान पर शिफ्ट कराया गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके, लेकिन अभी तक 1 लाख क्यूसेक तक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जिससे अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।